ये कहानी जिंटा की है, जिसकी बहन एक डीमन होती है। जैसे उसके पिता उसकी बहन को कुछ ज्यादा ही मारते थे और जिंटा एक दिन उसे लेके भाग जाता है। वो अपने बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था और वो अपने बहन को मार खाते हुए देख नहीं सकता है। ऐसे घटनाएं घटती है कि उसके कारण जिंटा अपनी बहन को मारने के सफर पे निकल जाता है। आखिर क्यों एक भाई अपने बहन से जो ज्यादा प्यार करता था वो आखिर क्यों उसको मारना चाहता है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें 130 से होती है कहानी की शुरुआत। एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था और वो अपने बड़े भाई से मदद मांग रहा था, भाई मेरे को बचा दो। देख रहा था लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। वो आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पे कैद कर देता है। पता लगाएगा कि ये बच्चे के पिता वही है जिसने उसको कैद किया था। बारिश में उसका बड़ा भाई जिंटा उसके पास आता है। वहाँ पे उसकी बहन नहीं होती है। उसके बाद वो उसको ढूंढने लगता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता है। फिर उसका थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसकी बहन उसके सामने ही पहुंच जाती है और फिर रोते हुए अपने बड़े भाई को देखती है। उसके करीब जाता है तब उसकी बहन बोलती है कि आप मेरे से दूर रहिए, नहीं तो अभी पिताजी बहुत मारेंगे। तभी जिंटा कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों से भाग जाते हैं। वो दोनों भाई बहन बहुत फन थी, लेकिन वो दोनों ये बात से खुश थे कि वो दोनों साथ हैं। दोनों इस बात से खुश थे कि वो दोनों एक साथ है। लेकिन कुछ देर बाद शिजुने बेहोश हो जाती है। वहाँ पे जिंटा भी बेहोश होने वाला होता है लेकिन वहाँ पे उसको धुंधला धुंधला एक शख्स नजर आ रहा है। वो बेहोश हो जाता है। जिंटा की आँख खुलती है तब वो किसी आदमी के कंधे पे रहता है और फिर उसकी बहन भी उसके साथ। वो जिंटा को नीचे उतार के उसको खुद चलने के लिए बोलता है। वो दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गाँव में आते हैं। को मिलता है कि इस गाँव में केवल ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कटाना बनाते हैं। वो उस आदमी के घर पे पहुंचते हैं। वैसे उसकी अंदर से बेटी आके उनका स्वागत करती है, अपने पिता के सीने से लग जाती है और फिर वो बच्ची कहती है। फिर वो आदमी कहता है कि अब से ये दोनों बच्चे और बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो लड़की फिर जिंटा के पास जाके नाम शिरायुकी बताते हैं। वो दोनों भाई बहन भी अपना नाम बताते हैं लेकिन फिर शिजुने देखते हैं कि शिरायुकी जिंटा से कुछ ज्यादा प्यार से बातें कर रही है कि शिजुना को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में जिंटा को नींद नहीं आ रही होती है तब वो एक महाशय को दिखता है जो अपनी तलवार को रहेगा और ये एक पहरेदार है और ये लोगों की रखवाली करते हैं। जब शिरायुकी उठती है तो फिर वो जिंटा को तलवारबाजी करते हुए देखती है कि वो हम सभी के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलके एक साथ नदी में नहा रहे होते हैं। जिंटा भी और भी शिजुना भी इन लोगों का एक और दोस्त बनता है। बहुत खुश होते हैं और फिर नदी में आराम से मजे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब घर लौटते हुए उनका नया दोस्त शाकियोमा उसको लेने के लिए आ जाती है। उनकी माँ को देख शारुयाके की आंखों में थोड़ी सी उदासी छा जाती है और वो सोचता है कि इतना उदास कैसे हुए। वो सब एक साथ जाते हुए कहता है तुम्हारी माँ का नाम योकासिका है। वो फिर बताएगा कि हमें उन्हीं के बदौलत यहाँ रहने की इजाजत मिली है, शायद से कभी घर पे नहीं आती है। शिरायुकी कहती है हाँ वो इसलिए घर नहीं आते क्योंकि वो ईशायुकी में है। लोग अग्नि युग की पूजा करता है उसे हम लोग ईशायुकी कहते हैं। उनको देखने की इजाजत केवल गाँव के मुखिया को ही होती है। शिरायुकी के पिता को है इनकी इजाजत देखने की। यूकी में लोग नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर सकते है, इनकी इजाजत नहीं है। यूकी ने भी कई सालों से अपने माँ को नहीं देखा है। अब 3 साल गुजर जाते हैं तय कि जिंटा उस महाशय के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन जिंटा उस महाशय को आराम से थोड़ा सा डोज करने की प्रैक्टिस सिखा रहा होता है। महाशय आराम से आसानी से जिंटा को हरा देते हैं और फिर वहाँ पे वो महाशय कहते हैं लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी। और फिर वहाँ पे जिंटा कहता है मैं तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे प्लेयर और तुम आगे जाके बहुत अच्छे स्वॉर्डमैन बनोगे। उसके बाद वो अपने काम पे चल जाते हैं। यूकी आके अपने पिता को तलवार दे देते हैं। यूकी फिर जिंटा के पास आके बोलते हैं क्या तुम उदास हो क्या। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बड़ी बहन होने के कारण तुम्हें मुझे चीयर्स करना चाहिए था। यूकी उसका सिर चलाने लगते हैं लेकिन असल बात तो यह है कि जिंटा से ना कम उम्र की वो है शिरायुकी, वो जिंटा से ज्यादा मिच्योर है। वहाँ पे शिजुने आ जाती है और फिर वहाँ पे शिरायुकी कहते हैं चलो अब खाने का वक्त हो गया है। उसके बाद वो दोनों मिलके फिर जिंटा के पास अपना हाथ बढ़ाते हैं। फिर उसको हम अगले सीन में देखते हैं कि जिंटा वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। जो पुजारन होते हैं वो जिंटा की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं। कह रही होती है कि तुम्हारी ना वो जो डीमन की स्किल है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, वो हमारे के लिए बहुत फायदेमंद भी है। और जिंटा ने ऐसे डीमन को मारा है जो भेष बदल के आया था। एक बैठे ताऊ बताता है कि डीमन की उम्र ना 1000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। बताता है कि एक पुजारन का मांस खा के वो एक अमर बन सकता है और वो हजारों साल तक जी सकता है। एक तरह से वो एक इमोर्टल बन सकता है। ले वाली जो भी पुजारन थी उनको भी एक किसी डीमन ने हरा दिया लेकिन यहाँ पे शिरायुकी के पिता जब उसका अपना बलिदान दिया तभी वो डीमन वहाँ पे हारा। तो सेकंड टॉन या फिर शायद राइट टॉन को हमसे हथियाना चाहता है इसलिए वो पीढ़ी पे पीढ़ी हमला करे जा रहे हैं। कहानी के अनुसार वो जो तलवार थी उसको ना कुछ ज्यादा ब्लैक स्मिथ, बहुत अच्छे ब्लैक स्मिथ ने उस तलवार को बनाया था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी बड़े स्वॉर्डमैन को मिलते जा रही है, इसलिए शायद वो डीमन उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिर एक युमासा नाम का एक बंदा कहता है वो डीमन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे लेकिन इस पुजारी शिक्षा का हम सब नाता लेते हैं और इनकी सारे सुरक्षा अब से जिंटा करेगा। ये बात सच है। उनमें में से एक को तलवार चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है और जो दो सेंटेनेंस है उनमें में से एक तो ऐसा ही है, दूसरे को तो हम लोग को पता ही नहीं है। पर वो जिंटा को टोंट मार रहा है। पुजारन कहती है इस जगह पे सभी बराबर है। बाद हम देखते हैं ये पुजारन और कोई नहीं, ये शिरायुकी है। के बाद इन लोगों की ये मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि
केवल जिंटा के अलावा। बाद वो पुजारन फिर अपने पर्दे में से बाहर आती है, सीधे आके कहती है तुम्हें मुझे प्रिंसेस बुलाने के अलावा तुम मुझे नाम से भी तो बुला सकते हो, तुम्हारे अलावा मेरे नाम के पुकारने के अलावा और कोई नहीं बचाएगा, तुम ही मुझे अपने नाम से बुला सकते हो। बाद जिंटा फिर शिरायुकी का नाम लेता है, शिरायुकी खुश हो जाती है। बाद शिरायुकी बताते है कि यहाँ पे शिजुमे भी आई है। उसके बाद वो दोनों फिर प्रिंसेस रूम में झांक रहे होते हैं और शिजुमे वहाँ पे सोई हुई होती है। शिजुमे का शरीर अभी तक बच्चों की तरह है, अभी वो जरा सा भी नहीं बढ़ी हुई है। एक जिंटा कहता है मैंने इसको कितनी बार यहाँ आने से मना किया है, ये यहाँ पे आ ही जाती है। और शिरायुकी कहते हैं कि वो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए आती है क्योंकि तुम अब डीमन हंटर हो ना, उसे डीमन हंटर बनाएगा, उसे घर जाने का समय ही नहीं मिलता है। कारण वो शिजुने फिर जिंटा से नहीं मिल पाती है। फिर उसके बाद शिजुमे आराम से जाती है, वो जिंटा को देख के वो फिर वेलकम होम कहती है, तुम्हें यहाँ पे कितनी बार कहेगा, यहाँ पे तुम्हें नहीं आना चाहिए और यहाँ पे बार बार आ जाती है। वहाँ पे फिर ये शिजुने सुन के थोड़ी उदास हो जाती है, तुम्हें ये सारे नियम को पालन करना पड़ेगा क्योंकि ये गाँव का यही नियम है। और यहाँ पे ये शिजुने सुन के कहती है ठीक है। बाद शिजुने ये सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है, कोई उसे वहाँ पे देख ना ले। फिर शिरायुकी कहती है जिंटा कितनी प्यारी है ना वो, तुम्हें कहता है कि हाँ वो बहुत प्यारी है लेकिन वो कभी कभार मेरे को परेशान कर देती है। बाद वहाँ पे वो ताऊ आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि मैंने वो जो तुम्हें वैसल दिया था उसके बारे में क्या कहना है। और फिर वहाँ पे वो अंदर आ जाता है, जिंटा को देखने के बाद कहता है तुम यहाँ से चल जाना चाहिए। फिर जिंटा कुछ बोलने की कोशिश करता है, वहाँ पे शिरायुकी वहाँ से उसको जाने के लिए कहता है। वहाँ पे जिंटा के जाने से पहले वहाँ पे शिरायुकी बोलते हैं तुम यहाँ के रखवाले हो और तुम्हें यहाँ का ना कर्तव्य जरूर निभाना पड़ेगा। बाद हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरायुकी के माता पिता गुजर चुके थे कि फिर जिंटा को रात में बता रहे होते कि अब मैं भी एक ईशाने बनने वाली हूँ क्योंकि मेरी माँ बाप इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ भी, और इसी कारण ना मेरे को इस गांव की रखवाली करनी पड़ेगी जिंटा। और फिर जिंटा भी बताता है कि मैं भी तुम्हारे डैड की तरह एक डीमन हंटर बन के मैं तुम्हारी हमेशा रखवाली करते रहूंगा। शिरायुकी रोने लगती है और फिर जिंटा यही सब बातें याद करके वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम दो डीमंस को दिखते हैं और जो यहाँ पे शिजुने को उठाने के लिए प्लानिंग बना के आए हुए थे। अगले दिन यहाँ पे जिंटा उठ चुका है, वहाँ पर शिजुने भी उठ जाती है। शिजुने को पता लगता है कि अब जिंटा को वहाँ पे शाइन में जाने की आज जरूरत नहीं है क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। वहाँ पे शिजुने बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि आज हम दोनों एक साथ समय स्पेंड करने वाले। और फिर हम एक शिजुने की एक आंख देखते हैं जो बिल्कुल भी एक डीमन की तरह लग रही थी, इसी कारण से अपने एक आंख हमेशा बैंडेज बांधे हुए रहती है। इसके बावजूद भी इसकी जिंदगी पहले बहुत खुशहाल है। उसके बाद यहाँ पे शिरायुकी आ जाती है, युकी यहाँ पे छुप के आई है क्योंकि वो जिंटा के साथ समय स्पेंड कर सके। कहती है आज हम सब एक साथ आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं भैया। के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे शिजुने कहते हैं कि आपको आज ना कुछ अच्छा बनाना चाहता और फिर जिंटा कहता है तुम चुपचाप से खाना खाओ। जिंटा कहता है कि तुम चुपचाप से खाना खाओ नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। युकी फिर कहती है कि तुम तो शिजुमे को कभी थप्पड़ मार ही नहीं सकते हो। उसके बाद शिरायुकी कहती है कि ना जरूरत पड़ने पे ना एक भाई को कठोर भी बनना पड़ता है। और फिर उन दोनों की बातों को फिर सीरियस नहीं लेते हैं, अपना चेहरा उसके सामने करता है लेकिन फिर वहाँ पे जिंटा फिर उसको थप्पड़ नहीं मार पाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिजुमे आज कुछ ज्यादा ही खुश होती है क्योंकि आज उसको पूरे दिन शिरायुकी के साथ गुजारने के लिए मिला है। वहाँ पे जिंटा भी खुश हो जाता है और फिर कहता है मुझे जब शिरायुकी खुश होती है तो मैं भी अपने हिसाब से खुश हो जाता हूँ। बाद वहाँ पे यहाँ पे शिजुना को वो दोनों छोड़ के शिरायुकी और फिर जिंटा दोनों एक साथ कहीं पे चल जाते हैं। उसके बाद एक किसान फिर इन दोनों को देख लेता है साथ में और फिर कहता है कि यहाँ पे शिरायुकी और फिर जिंटा दोनों एक दूसरे के साथ है। खबर पूरी तरह से तेजी से पूरे टाउन में फैल जाती है और फिर सभी कहने लगते हैं कि वहाँ की वो जो है ना वो किसी जिंटा के साथ घूम रही है। बाद वो दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उसके बाद वहाँ पे चित्तू से फिर पूछती है कि ये लड़की कौन है जिंटा। फिर उसके बाद जिंटा उसको बताता है एक दोस्त है बस और कोई और नहीं। बाद वो दोनों फिर अपना ऑर्डर देते हैं खाने के लिए। तो जिंटा वहाँ पे बोलने लगता है कि ना चित्तू से तुम्हें नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने शिरायुकी को अभी तक देखा नहीं है ना, इसलिए। फिर वहाँ पे चित्तू से फिर उसके लिए अपना ऑर्डर लेके आ जाती है खाने के लिए। ऑर्डर के अलावा जिंटा का स्पेशल डिश भी लेके आती है जिंटा के लिए। ये कुछ ज्यादा ही पसंद है ना जिंटा, ये तुम्हें ये बचपन से ही पसंद है। फिर उसे खाने के बाद बहुत अच्छा है, मुझे ये शुरू से ही पसंद है। सुनने के बाद चित्तो से फिर खुश होने के बाद वापस चल जाती है। पहले की तरह फ्रेंडली नहीं रह सकता है क्योंकि अब से मैं जिंटलूड सेट नहीं बन चुका हूँ, इसी कारण अब से हम पहले की तरह फ्रेंडली नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम मुझे थोड़ा माफ कर देना। बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगा और फिर जिंटा कहता है तुम्हारे पिता हमेशा से ये क्या करते थे, चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, मुझे बहुत ही बड़ा सबक सिखाया है। और फिर वहाँ पे शिरायुकी कहती है कि हम अपने मॉम डैड की तरह अपने नक्शे कदम पे जरूर चल सकें। तो वक्त वो दोनों नदी किनारे आते हैं शिरायुकी अपने दूसरे के साथ पूरा दिन गुजारने के लिए। ये दिन शिरायुकी के साथ दिन गुजारने के लिए वो फिर मेरे साथ आज पूरा दिन गुजारा, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद जिंटा कहता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे ना पहले की तरह बात करना चाहती थी और मैंने आज वो कर लिया। एक दूसरे से पहले की तरह बात करना चाहते थे और मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जिंटा से बताती है कि वो कियोमासे से वो शादी करने वाले है क्योंकि गाँव के हेड ने मुझे बताया कि वो मारने के लिए आ रहे, इसलिए मैं अब उनसे शादी करके मैं थोड़ा सेफली रहूंगी। मुझे अपना उत्तराधिकारी इसलिए जल्दी से पैदा कर देना चाहिए, इसलिए मैं कियोमासे से शादी करने जा रही हूँ। और कियोमासे इसी गाँव में पैदा हुआ है और इसलिए ये गाँव का फायदा भी थोड़ा होगा। गाँव के
गुजार सकती हूँ। शिरायुकी होने के वास्ते मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिंटा। ये मुमकिन हो तो मैं तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और एक नई जर्नी का स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जिंटा तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है। तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और नई जिंदगी को स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम को नहीं करना चाहते हो और मैं शिरायुकी होने के कारण मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। जिंटा बोलता है कि मैंने मिसायुकी की रखवाली करने के लिए कसम खाई थी। शिरायुकी को रखवाली करने के लिए मैंने हर दिन मेहनत की और मैं आज तुम्हारे साथ भाग गया तो ये सारी मेहनत मेरी वेस्ट जाएगी और मेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। ऐसी जिंदगी कभी भी नहीं जी पाऊंगा। और फिर शिरायुकी कहते हैं कि हम दोनों ना बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं तुम्हारे साथ मैं कभी भाग भी गई तो मैं तुमसे ना कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी जिंटा। इसलिए अपने इसायुकी होने के कारण मैं अपनी जिंदगी को हमेशा गुजारते रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूंगी जिंटा। भी वादा करता है जिंटा भी वादा करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा रक्षक बन के तुम्हारे रखवाली करते रहूंगा। दूसरी ओर शिजुमे को बिल्कुल अकेला पाते हैं, कुल तन्हा। बाद हम शाइन को दिलाएंगे और फिर हमें जिंटा को पता लगता है कि पास ही के गांव में 2 डीमंस को देखा गया है और वो मारने का काम अब से जिंटा को मिलता है। उन 2 डीमंस को मारने का काम जिंटा जब यहाँ तल से जाने लगता है कियोमासा उसको रोकता है और फिर कहता है तुम जान चुके हो ना मैं और ही में शादी करने वाले, तभी भी तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों आएगी। इसके बाद जिंटा बताता है हमारी और फिर ये गाँव की खुशी के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए कहता हूँ। और फिर वो वहाँ पे वो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा कह के चला जाता है जिंटा। फिर उसके बाद हम दूसरी ओर शिजुमो के देखते हैं के पास एक घर पे एक मोहतरमा आती है और वो अकेले बैठी हुई थी और जिंटा जंगल में आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक से जिंटा पे फिर एक हमला हो जाता है। उसको वो अपनी तलवार से रोक देता है और फिर धुएं में से निकलता है एक डीमन और फिर जिंटा भागते हुए उसके पास जाता है। जैसे ही जाके उस पर हमला करता है लेकिन उसका शरीर कुछ ज्यादा ही हैवी था और कोई भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और वहाँ पे जिंटा थोड़ा घायल हो जाता है। जिंटा एक और कोशिश करता है और फिर वो एक और स्ट्राइक मारता है लेकिन उसकी वजह से उसकी एक हाथ कट जाता है वो डीमन का। बाद वो डीमन अपना हाथ उठा के कहता है इसमें मजा आएगा, मुझे पता था ये सारी चीजें इंसान को मारने में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आता है और ये चीज में तो मुझे और भी मजा आएगा। के मुकाबले डीमन की कुछ ज्यादा उम्र होती है लेकिन जो होता है कि वो अपनी टेक्निक को पीढ़ी पे पीढ़ी भेजते रहता है। इसी कारण हमें थोड़ा डीमन को थोड़ा परेशानी होता है लेकिन हम डीमन हजारों साल तक जीवित रह सके। मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने ये अभी तलवार क्यों उठाई है। फिर उसके बाद जिंटा कहता है लोगों की हिफाजत करने के लिए ये तलवार उठाया हुआ गाँव की रखवाली करने के लिए। और फिर दूसरी ओर वो लेडी धीरे धीरे करके वो फिर शिजुमे के पास आ जाती है। वो लेडी डीमन कहती है शायद तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, इसी कारण तुम उसके साथ रहते होगे और तुम्हें इसी कारण डीमन से इंसान बन के रहने पड़ता है। तो शिजुमे कहते हैं कि हाँ मैं अपने प्यार से बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है तुम्हारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है और फिर वहाँ पे शिजुमे कहते हैं मेरे भाई को कौन नुकसान पहुंचा रहेगा, मैं उससे कुछ ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको मारने तक के लिए तैयार हूँ, तुम्हें ताकत देना चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को बचा सको। लेकिन शिजुमे उस डीमन के बातों पे भरोसा नहीं कर रही होती है। उसके बाद वो डीमन फिर उसके बाद मैं के सर पे उंगली रखाएगा और फिर शिजुमे को कुछ दृश्य दिखाई देने लगा। शिरायुकी कियोमासा के साथ कुछ करने के लिए वो अपने कपड़े उतार रहा होता है और फिर वहाँ पे वो डीमन कहते हैं देख लो तुम कियोमासा और शिरायुकी को तुम देख लो, मैं भविष्य देख सकती हूँ और तुम्हारे भाई को वो लड़के ने धोखा दे दिया है, तुम्हें खुद चल के ये सारी चीजें दिखा भी सको। फिर उसका शिजुमे कहते हैं कि नहीं ये सारी चीज झूठ है, तुम मेरे को झूठ झूठ सारी बातें बता रहे हो, ठीक है तो तुम खुद चल के ये सारी चीजों को देख लो। फिर उसके बाद तुम अपने भाई को खुद बचा लेना, ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने भाई को नहीं बचा पाओगे। और यही कारण की वजह से फिर उसका शिजुमे फिर अपना हाथ बढ़ाती है उस डीमन की ओर और फिर दूसरी ओर जिंटा वो डीमन से पिटते हुए और वो नदी में गिर जाता है और फिर कहता है ये डीमन मेरे को थोड़ी देर में मार देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो हल ढूंढना पड़ेगा। उसके पीछे वो डीमन भी आ जाता है और फिर उससे वो सवाल पूछता है क्या तुम ये सवाल पूछता है आखिर तुम इंसानों को क्यों दर्द पहुंचाते हो। डीमन बताता है हम डीमन किसी ना किसी उद्देश्य के कारण आते हैं ये दुनिया में और हमारा उद्देश्य है इंसानों को मारना और मेरा उद्देश्य यही काम तक लता और मैं ये काम पूरा करने के बाद मैं फिर आराम से मर सकता हूँ और अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। इंसानों को मारना हमारी फितरत है तो हम डीमन कैसे खिलाएंगे। फिर उसके बाद वो डीमन से लड़ने के लिए वो फिर अपनी पावर बढ़ाता है और फिर जिंटा अपनी तलवार निकालते हुए और कहता है अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जिंटा भागते हुए उसके पास जाता है हमला करने के लिए लेकिन डीमन के हमले की वजह से फिर जिंटा का एक हाथ वहीं पे कट जाता है और फिर वो जिंटा भी तोड़ देता है या फिर हार नहीं मानता है। वो फिर अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़ के और फिर उसकी छाती में डाल देता है और अपना पूरा जोर लगाने लगेगा उस डीमन को हराने के लिए। जिंटा फिर अपना पूरा जोर लगाने लगता है और फिर डीमन का खून बहने की वजह से वो वहीं पे मर जाता है और फिर डीमन वो फिर मरते हुए बताता है कि मेरा उद्देश्य यहीं पे कंप्लीट हो गया और मेरा 170 साल बाद वो डीमन लॉर्ड आएगा और ये गांव को पूरी तरह तबाह कर देगा, काम यहीं पे कंप्लीट होता है और फिर वहीं पे वो डीमन एंड होने लगता है। तभी फिर वो कहता है मैं तुम्हारे के लिए गिफ्ट देता हूँ और फिर वो अपना हाथ से फिर उसके मुंह पे फेंक देता है और फिर वहीं पे मुंह पे लगने की वजह से वहीं पे फिर जिंटा बेहोश हो जाता है। डीमन कहता है तुम तलवार दूसरों की हिफाजत करने के लिए उठा दो ना, यदि वो तलवार वो लायक वो लोग तुम्हारी हिफाजत के लायक ही ना हो तो ठीक कहते ही जिंटा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर दूसरी ओर देखते हैं कि कियोमासा और फिर शिरायुकी एक दूसरा कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो उसके साथ वो सब करना चाहता
जाता है और यही अच्छा समय है, यहाँ पे कोई है भी नहीं। शिरायुकी आंखों में आंसू लिए हुए वो फिर अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर जिंटा की याद में कि ये सब देखने के बाद मासा कहता है तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम पागल हो। शिरायुकी आगे बढ़ने लगे और फिर कियोमासा अपने कदम पीछे लेने लगता है। वहाँ पे उन दोनों के कुछ करने से पहले वहाँ पे एक डीमन एक दरवाजा तोड़ के आ जाता है। वो डीमन के साथ वहाँ पे सिजुने भी आती है और फिर वहाँ पे दूसरी और यहाँ पे जिंटा बेहोश होता है और फिर वहाँ पे उसको होश आता है और फिर देखा है वहाँ पे उसका कटा हुआ हाथ दोबारा आ गया है और फिर वो जैसे उठते के साथ वो फिर सिजुने के लिए भाग के जाने लगता है और फिर सोचता है सिजुने ठीक तो होगी ना। फिर जिंटा देखता है कि गांव में चारों ओर आग लगी हुई है। सिजुने फिर शिरायुकी से पूछती है, मुझे तो लगा था कि तुम जिंटा से प्यार करते हो, तो मुझे तो लगता है कि तुम ना किसी भी लड़के के साथ सटल आराम से होती हो, हमारे लिए तो कोई भी चलेगा। और फिर जिंटा फिर अपने घर पे पहुंचता और वहाँ पे सुजुना नहीं होती है। दूसरी ओर वहाँ पे गाँव के लोग सभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुजुना कहती है, मैंने बस अपने भाई की खुशी के कारण मैं अपने जज्बातों को हमेशा छुपाती रही, बस अपने भाई की खुशी के लिए हमेशा जीती रही और मैं तुम लोग दोनों को देख के मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन तुमने मेरे भाई के साथ धोखा दिया। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? फिर शिरायुकी कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने भाई के होने के नाते तुमने अपने शरीर को हमेशा छोटा रखा, लेकिन मुझे तुम माफ कर देना, इसके युमे होने के नाते मुझे ये सब करना पड़ा। सुनने के बाद वहाँ पे शिजुमे कहते, क्या मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ना चाहा और तुम सब चीज को ऐसे ही फेंकना चाहती हो? वो हंसते हुए कहते, तूने तो मुझे बेवकूफ बना के रख दिया, मैं तुम्हारी हर एक चीज की हिसाब दूंगी, तुम अब देखते रहना। और फिर वो डीमन उसकी फटते हुए कहती है, मन बताती है कि मैंने सही कहा था ना, ये लड़की ऐसी ही है और ये राजकुमारी ऐसी किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और तुम्हारे भाई को ये धोखा दे रही है, अब तुम इसको मार सकते हो, तुम अपने भाई को बचा सकते हो इस औरत को मार के। फिर उसके बाद ये कहती है, फिर उसका शिजुमे की बॉडी से कुछ ज्यादा ब्लैक हो रहा निकलने लगता है। अगले पल में वो एक एडल्ट डीमन बन जाती है और वो एक तरह से पूरी डीमन बन चुकी थी। फिर उसके बाद कियोमासा उसको मारने के लिए तलवार उठाता है, वहाँ पे फिर वो डीमन आके उसको दूर फेंक देती है और फिर कहती है कि ये 2-20 औरतों का मामला है, तुम इसमें नहीं पड़ो। उसके बाद वो फीमेल डीमन कहती है कि तुम्हें ना इसको ये कियोमासा की तलवार से मारना चाहिए, क्योंकि उसको मारने के बाद उसको थोड़ी सी खुशी मिलेगी। उसके बाद वो फीमेल डीमन फिर कियोमासा को लेके चल जाती है और फिर यहाँ पे सिजुने ने तलवार निकाल दी होती है और फिर उसको मारने के लिए जिंटा यहाँ पे भागते हुए आता है। देखते ही वहाँ पे शिरायुकी उसकी ओर भागती है और उसको गले लगाती है, तभी उसे सीने से लगाता है। अगले पल में वहाँ पे शिरायुकी की गर्दन अलग ही से कट के अलग हो जाती है। सिजुने आके कहती है, आप ठीक तो है ना भैया? और उसके एक हाथ में शिरायुकी का सिर था और वो पागलों की तरह फिर उसके बाद वो शिरायुकी को मारने लगता है। वो पागलों की तरह वो तलवार को शिरायुकी की बॉडी में घोप घोप के मारने लगा। उसके बाद वहाँ पे जिंटा फिर गुस्से में आके फिर उसका अपनी तलवार निकाल के फिर उसका सिजुमे पे अटैक करता है, लेकिन फिर वहाँ पे सिजुमे बोलते कि मैं आपकी बहन हूँ सिजुमे, आप मेरे को मारना चाहते हैं। फिर उसका वहाँ पे जिंटा कहते, क्या तुम सिजुमे हो? भैया आप मेरे पे क्यों हमला कर रहे हैं? मैं आपकी बहन सिजुमे हूँ। फिर उसका वहाँ पे जिंटा कहता है, क्या तुम सिजुमे हो? तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? राजकुमारी भैया आपको धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने आज उसका बदला ले लिया, आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, चलिए भैया आप घर चलते हैं। और यहाँ पे जिंटा कहता है, उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसाएगा और हमें सही रास्ते पे चलने का सीख दिया है, तुमने उन्हीं लोगों को मार दिया और तुमने शिरायुकी को ऐसा क्यों मारा? घर जाना चाहते हो? अब मैं समझ चुका हूँ, मेरी बहन सिजुने मेरे को पहले ही छोड़ के चल चुकी है, अब तुम एक डीमन हो। उसके बाद वहाँ पे जिंटा फिर उस पर अटैक करने लगेगा। उसके बाद वहाँ पे फिर जिंटा उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अटैक करती उसकी तलवार टूट जाती है। उसके बाद वहाँ पे फिर जिंटा की बॉडी में से भी डीमन पावर निकलने लगती है, उसका हाथ उसी डीमन की तरह हो जाता है जिससे उसने फाइट की थी। कहते, आखिर आप मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे भैया? और फिर वहाँ पे जिंटा कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं बस तुमको मारना चाहता हूँ। सुजुमे बोलते, मैंने बस भैया आपके लिए वहाँ पे शिरायुकी को मार दिया क्योंकि आपकी खुशी के लिए। फिर उसका वहाँ पे जिंटा बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर उसका सुजुमे बोलते कि आप भी मुझे बाकी सबकी तरह छोड़ दोगे? भी बाकी सबकी तरह निकले, आप मेरी दुनिया थे, लेकिन आपने भी मुझे धोखा दिया, आप मुझे अब मारना चाहते हैं, ठीक है अब मैं अभी अपना पूरा दम लगा के आपसे लड़ूंगी। फिर उसके बाद वो बिजली की तेजी से फिर उसके बाद वो जिंटा पे अटैक करने लगती है। उसके बाद वो फिर अपना अटैक फिर उसके बाद जिंटा के पेट में कर देती है और फिर उसके कारण फिर जिंटा के पेट में से वो बाहर नहीं निकल पाता है। फिर उसके बाद वो अपना हाथ फिर जिंटा के बॉडी में डाल देता है और फिर उसका हाथ ही नहीं निकल पाता है। फिर उसका वहाँ पे फिर अपना एक अटैक करता है पावरफुल, और उसके कारण फिर वहाँ पे बहुत दूर जाके फेंकाती है सिजुमे। ये खतरनाक हमले के बाद भी वहाँ पे सिजुमे जिंदा थी और वो खड़े हो जाती है। फिर उसे जिंदा देख फिर उसके बाद वहाँ पे उस पे दोबारा हमला करने जाता है। ये हमला उसको वहीं पे खत्म कर देता, लेकिन वहाँ पे उसके सामने वो फीमेल डीमन आ गई उसको बचाने के लिए।
अटैक। फिर उसके बाद वो उस डीमन की बॉडी में चल जाता है और अपना जिंटा हाथ अपने उसके बॉडी में से निकालने की कोशिश करता है और फिर वो डीमन कहती है कि तुम भाग जाओ शिजुमे, और फिर वहाँ पर शिजुमे जाने लगती है। जिंटा बहुत कोशिश करता है, अपनी हाथ निकालने की कोशिश करता है उसकी बॉडी से, लेकिन वो निकालने ही नहीं देता है जिंटा का हाथ। फिर उसका वहाँ पे शिजुमे जाते हुए बोलते हैं कि मैं भैया दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दूंगे भैया, लेकिन मैं ये दुनिया को खत्म करने से देख लेना, मैं इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और फिर वहाँ पे फीमेल डीमन वो हंसने लगती है और फिर कहते हैं मेरा उद्देश्य यहीं पे कंप्लीट होता है, और वो पागलों की तरह फिर हंसने लगती है और वो कहते हैं मैंने फ्यूचर देखा है, यहाँ पे आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पे डीमन की से कहानी नहीं बन के रहेगी, एक हकीकत बन के रह जाएगी, यहाँ पे खुशी खुशी मर सकती है। और वो यहीं पे मर जाती है। फिर अचानक से बारिश होने लगती है और गांव में जो आग लगी हुई थी वो फिर बुझ जाती है। जिसके बाद वहाँ पे जिंटा फिर शिरायुकी के बॉडी के पास आता है और फिर रोते हुए किसी की भी हिफाजत नहीं कर पाया, और फिर वहाँ पे वो रोने लगता है और फिर कहता है मैं इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है, और फिर वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। दिन गुजर जाता है और फिर गाँव में रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है और गाँव थोड़ा ठीक ठाक होने लगता है। जिंटा यहाँ पे अपनी सारी पुरानी यादें को छोड़ वो फिर आगे बढ़ने लगता है और यही गाँव को छोड़ के जाने वाला है। जैसे ही घर से बाहर निकलता है वहाँ पे गाँव का चीफ उससे मिलने के लिए आता है। बाद फिर जिंटा बताता है कि मैं भी ये गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। बताता है कि आगे में जाने के बाद मैं डीमन लॉर्ड को हरा सकूं, इसी कारण मैं इस गांव को छोड़ के जा रहा हूँ और आगे कोई दिक्कत ना हो इस दुनिया पे, इसी कारण मैं सारी ने सोच लिया है मैं इस दुनिया से सारे डीमन को मार दूंगा, डीमन लॉर्ड को भी छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी मार दूंगा। और ये जो डीमन लॉर्ड है ये जिंटा की बहन शिजुमे ही है। शिजुमे ने जिंटे के प्यार को मारा है, इसलिए इसका भी अब शिजुमे को नहीं छोड़ेगा, वो भी उसको मार देगा। वहाँ पे जिंटा कहता है अगर मुमकिन हो तो मैं यहाँ पे एक शांति का रास्ता जरूर ढूंढना चाहूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पे गाँव का चीफ फिर उसको यह दरवाज देता है से यही का मालिक अब से जिंटा ही आएगा और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से नाम में फिर अब से कांची ऐड हो जाएगा, उसका नाम जिनाया है। के अलावा यहाँ पे इसके युग में परिवार अब से खत्म हो चुका है और ये मंदिर में पड़ी पड़ी बस धूल खाती रहेगी, इसलिए अब इस तलवार का मालिक अब से तुम ही हो जिंटा, ये तलवार को अब से तुम्हें लेके जाना पड़ेगा और इस तलवार का ख्याल रखना, ठीक है ना जिंटा। राजकुमारी शिरायुकी के लिए तलवार को तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। और फिर अगले ही पल वहाँ गाँव का चीफ के कहता है कि मैं जानता था राजकुमारी और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तभी भी मेरा बेटा कियोमासा भी राजकुमारी से प्यार करता था। मैंने अपने पोते के लिए मैंने इसलिए कियोमासा और फिर वहाँ पे राजकुमारी की शादी करने की बात की, मैंने राजकुमारी और फिर कियोमासा को एक किया। और फिर वहाँ पे ये सब जानते हुए भी तभी भी जिंटा फिर उसको उठाता और फिर कहता है कि ये सारी बातें पुरानी हो गई है, अपने एक नए सफर पे निकल जाता है। वहाँ पे चितोसे उसके पास आके कहती है नजरों में तुम कल जैसे थे और तुम आज भी वैसे ही हो जिंटा, प्लीज तुम रुक जाओ जिंटा। और फिर वहाँ पे जिंटा कहता है मैं वादा करता हूँ तुमसे, वादा करता हूँ मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा लौट के। जिंटा अपने नए सफर पे निकल जाता है। आगे बढ़ते ही कहता है 170 साल, मुझे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। सही पल भर में थोड़ा सा वक्त बदल जाता है। 170 साल गुजर चुके हैं। एक बंदा जिसके हाथ में तलवार है श्राइन में आता है, मीको यानी पुजारन से पूछता है। यहीं पे कहानी की शुरुआत 1950 से होती है। गाँव दिखाएंगे जहाँ पे एक जैंजी नाम का एक जनरल स्टोर में काम करने वाला एक शख्स इधर उधर बातें कर रहा था। बाद हम जिंटा को एक शख्स के आगे बैठे हुए देख रहे हैं। वो शख्स जैंजी से कहता है बाकी का काम तुम संभाल लो, अब तुम इससे आगे की बात करो, मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जैंजी फिर जिंटा से आके बात करने लगा। जैंजी फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है मेरा नाम जैंजी है और मैं ना जनरल स्टोर में काम करता हूँ। फिर उसके बाद जिंटा भी अपना नाम बताने लगाएगा। वो कहता है मेरा नाम जिनाया है, स्वॉर्ड हंटर हूँ। फिर उसके बाद जैंजी फिर उसके बाद अपना काम बताने लगा उसको। उसके बाद जैंजी बताने लगा तुम्हारा ये काम आएगा, वो जो नात्सु है ना, नात्सु का तुम्हें ख्याल रखना है, क्योंकि ना उसके कमरे के ना पीछे के या फिर विंडो पे ना डीमन दिखाई दे रहेगा और हम लोग को लगेगा ना कि वो उसको उठाने के लिए आएगा, क्योंकि वो 13 साल की हो गई। और ये सुनने के बाद जिनाया कहता है क्या एक डीमन, तुम्हारा पूरा शक है। और फिर वहाँ पे जैंजी कहता है हाँ वो एक डीमन है। ऐसा नात्सु को देखने के बाद वो यही कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। और यही कहते ही फिर उसके बाद वो ज्यादा ही डर जाती है और सभी को लगेगा ना डीमन है ना वो ना अपनी बेटी को खोज रहेगा और वो कभी भी ना नात्सु को किनारे के लेके जा सकेगा या फिर उसको मार भी सकेगा, इसलिए ना तुम्हें ना उसकी रखवाली के लिए यहाँ हायर कर रहे हैं। उन दोनों के बात के बीच में फिर नात्सु आ जाती है और फिर कहती है कि अच्छा तुम हो मेरे बॉडीगार्ड, तुम मेरे रखवाली भी कर सकते हो, तुम तो मुझे एक स्कैमर लग रहे हो, मुझे तो तुम स्वॉर्ड हंटर नहीं लग रहा। और ये कहने के बाद फिर जैंजी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक स्वॉर्ड हंटर रहेगा, तुम्हें इस पे यकीन नहीं, तुम इसकी स्वॉर्ड भी देख लो। फिर कहता है नहीं ये मुझे तो एक स्कैमर ही लग रहेगा, ये बस हमारे पैसे को लूट के लेके जाना चाहता है, तुम इधर सुनो, तुम्हें ना हमें कोटी कोड़ी भी नहीं देने वाले हैं। और ये कहती वहाँ तल से फिर नात्सु चली जाती है। अगले सीन में हम लोग रात हो जाती है और फिर वहाँ पे नात्सु रात में आराम से बैठी हुई थी डर के मारे। और फिर वहाँ पे जैंजी आ जाता है और फिर कहता है तुमने तो अपने बॉडीगार्ड को भगा दिया, तो मुझे रात भर रखवाली करनी पड़ेगी तुम्हारी। जैंजी कहता है अब मैं तो यहाँ रुक ही जाऊंगा। और फिर वहाँ पे फिर नात्सु कहती है अपने मन में कहने लगे मेरे बातों को कोई भी भरोसा नहीं करता, सब मेरे बातों को मजा में लेते हैं, सभी को लगेगा ये जो डीमन है ये बस एक कथा और कहानियों में रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ ना, इसी कारण मेरे साथ ऐसे करते रहते हैं। यही पल में फिर उसके बाद वहाँ पे नात्सु के कान में आवाज
जाती है, वापस दे दो मेरे को मेरी बेटी। और ये सुनते ही फिर उसका नासु कुछ ज्यादा ही डर जाती है और फिर ज़ैनजी भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है। और फिर ज़ैनजी के सामने काला साया बढ़ रहा था। ज़ैनजी सामने देखेगा, उसके सामने एक डीमन आया हुआ रहता है और वो कह रहा होता है कि मेरी बेटी को लौटा दो। और वहाँ पे वो तो उसको तो ऐसे लग रहा था अब तो भाई मैं तो गया। और ये कहते ही फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ज़ैनजी ही डर जाता है और फिर वहाँ पे फिर जिंटा आ जाता है। वो डीमन फिर उस पर अटैक कर देता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद जिंटा फिर एक डीमन का एक हाथ काट देता है और फिर उस पर दोबारा अटैक करके फिर उसके बाद उसको पीछे से काट देता है और फिर यहीं पे फिर वो डीमन खत्म हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरा वो होता है क्योंकि उसके अंदर से ब्लैक धुआं निकल रहा था। फिर उसके बाद वो मरने के बाद नात्सु बाहर आते हैं और पूछते क्या वो डीमन मर गया। फिर उसके बाद जिंटा बताता है नहीं अभी वो नहीं मराएगा क्योंकि अभी उसके अंदर से ब्लैक धुआं निकला है। जब भी कोई डीमन मरता है उसमें में से सफेद धुन निकलती है। और फिर ये कहने के बाद अच्छा तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है डीमन को मारने का। इसने के बाद ज़ैनजी को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये जो जिनाया है ये पूरी तरह से स्वॉर्ड डीमन हंटर है। अगले दिन ज़ैनजी फिर उसके बाद जिंटा से कह रहा होता है आपके ख्याल से वो डीमन अभी तक मरा नहीं है तो आप आज भी यहाँ रुक सकते हैं। फिर उसके बाद जिनाया सोचने लगता है। जिनाया फिर कहता है ज़ैनजी तुम मुझे नात्सु के बारे में और भी बता सकते हो क्योंकि वो डीमन बार बार यही कहा जा रहा था मेरी बेटी को लौटा दो। फिर उसके बाद ज़ैनजी फिर बताने लगता है नात्सु के मॉम डैड के जानने के बाद फिर ये जो बॉस है बॉस ही उनका पालन पोषण करे और बॉस जरा सा भी बुरे नहीं है क्योंकि वो उनका बॉस से भी बढ़ के बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। जिंदगी में भी कम दुख नहीं आएगा क्योंकि उनकी बीवी को ना किसी डीमन ने मार दिया था, बेटा भी कहीं भाग गया था। इसी कारण ना सभी दोस्त फिर को भी किसी डीमन ने मार दिया था और फिर उनका बेटा भी भाग गया था। और ये सारा दोष बॉस इस डीमन को देता है और फिर कहता है कि सारी वजह इसकी सारी गलती सारी डीमन की है। कि भी जिंदगी में कम दुख नहीं आएगा। नासु और फिर नासु के पिता को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और फिर वहाँ पे नासु के डैड पूछते हैं वार्डन रहेगा वो तुम्हारे लिए कैसा है। फिर उसका नासु कहता है वो तो बहुत बढ़िया है, उस दिन मेरी उसने जान भी बचाई। और फिर कहता है क्या तुम्हें वो कैसा लगा। और फिर वो बताती है कि मेरे को वो ठीक ही ठाक लगा, बहुत शुक्रिया अदा क्योंकि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। और फिर वहाँ पे फिर बोलता है कि बच्चे के बारे में डैड नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। फिर उसके बाद फिर मन में मन फिर उसके बाद वहाँ पे नासु खुश हो जाती है। नासु पूछते है कि आपने उसको ही क्यों हायर किया। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके डैड बताते हैं आया था कि एक ऐसा लड़का जो अपनी स्पेशल तलवार से सभी डीमन को आराम से हराया जा रहा था क्योंकि अभी डीमन का खौफ बढ़ते जा रहा था, इस कारण मैंने इस लड़के को हायर करा। और ये जो बात हम जिस लड़के की कर रहे हैं वो और कोई और नहीं, वो जिनाया ही है। जिनाया है। नात्सु कहती है अच्छा वो जिनाया ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो अब मैं और भी सेफ्टी से रह सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें नात्सु अपने डैड के साथ वक्त भी गुजारते हुए वो फिर अपने मन में ये सोच रही थी इनकी वाइफ को किसी ने मार दिया और फिर इनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया और ये कोई और नहीं एक डीमन ही था। फिर भी इनको लगा ये है कि इनका बेटा जरूर वापस लौट के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डीमन उसको खा ही गया होगा। नात्सु कुछ बातों को सोचने लगे इस लड़के की वजह इस लड़की को किसने अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद वो सोचने लगा कि सब लोग यही कहते रहते हैं कि लड़के की वजह लड़की को क्यों अडॉप्ट किया। और फिर वो रोते रोते फिर उसके अपने डैड के पास रहने लगी है। नाइट में सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर इधर नात्सु के कमरे के बगल में वहाँ पे ज़ैनजी और फिर जिनाया भी उसकी रखवाली कर रहेगा। और फिर वहाँ पे नात्सु बाहर निकल के आती है, कहने लगे ज़ैनजी तुम तो डीमन से लड़ भी नहीं सकते, तुम तो डीमन को देखने के बाद तुम तो डर ही जाते हो, तो तुम यहाँ पे क्या करो। फिर उसके बाद ज़ैनजी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आज लड़के रहूंगा उससे। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो जिनाया के कहता है मुझे ना तुम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा आएगा और मेरे डैड को तुम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा आएगा, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पे रखा है। और फिर यहाँ पे जिनाया कुछ भी नहीं बोलता है, मैंने सुना है कि आपका कुछ ज्यादा ही प्यारा परिवार आएगा। और फिर वहाँ पे फिर जिनाया कहता है मैंने आपके बारे में और भी कुछ सुनाया हुआ है, मैंने सुना है कि आपका खोया हुआ भाई के बारे में। और फिर ये सुनती फिर नात्सु कहता है मैं उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती जो अपना घर छोड़ के भाग गया है। और फिर वो अपने रूम में चल जाती है या फिर कहता है मुझे माफ कीजिए मैंने आपको हटिया। फिर उसके बाद वहाँ पे नात्सु कहते हैं क्या एक इंसान और डीमन के बीच में कोई बच्चा पैदा हो सकता है। फिर उसके बाद जिंटा कहता है हाँ ये सच है। नात्सु को लगने लगता है जो उस डीमन आती है डेली वो उसकी माँ है क्योंकि उसकी लेने के लिए वो आती है। और फिर वो कहता है मुझे तो लगा वो मेरी माँ है। फिर उसके बाद जिंटा बाहर से कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वो तुम्हारी मॉम नहीं होगी, तुम जानते हो डीमन कैसे पैदा होता है। फिर उसके बाद ज़ैनजी कहता है नहीं जैसे हम लोग पैदा होते हैं वैसे ही होते होंगे और कैसे होंगे, ऐसा भी होता है लेकिन डीमन ऐसे भी पैदा होता है जब नकार आत्मा बाहर ज्यादा निकलने लगती है तब भी डीमन पैदा होते हैं। कोई इंसान वो सब करता है तब भी पैदा होता है, लेकिन तब भी पैदा होता है जब नकारात्मक निकलने लगती है। नात्सु कुछ ज्यादा ही डरने लगती है और फिर वहाँ पे फिर सब समझ जाता है कि डीमन आ चुका है। और फिर वहाँ पे जिनाया के सामने डीमन भी आ चुका है और वो कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। और वहाँ पे ज़ैनजी भी कहता है डीमन अब आ चुका है। तभी वहाँ पे आते ही फिर जिंटा पे अटैक कर देती है और फिर वहाँ पे जिंटा फिर उसके बाद पीट के उसको जमीन में गिरा देता है। ज़ैनजी कहता है कि इसको जल्दी से खत्म कर दो। फिर उसके बाद जिंटा फिर उसके बाद वहाँ पे नात्सु से पूछता है क्या मैं इसको खत्म कर दूं, मैं इसको मार भी दूं ना ये तभी भी वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे इसके ये जो डीमन है ना इसको पैदा किया है नात्सु ने, क्योंकि इसके इमोशन बार बार गलत क्रिएट होते हैं और यहाँ पे वो डीमन वापस आते ही रहेगा। और ये सुनने के बाद ज़ैनजी हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या ये नात्सु के इमोशन से बना हुआ एक डीमन है और ये वो इमोशन है जो कि दिल में रहता है और उसके पिता के बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मेरे पिता हमेशा मेरे पे ध्यान दे, इसलिए ये डीमन
डीमन भी यही कर रहेगा और ये इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहेगा। नासु के इमोशन से बना हुआ है ना, इसी कारण ये अपना बार बार इमोशन ऐसे करते रहती है और ये डीमन यहाँ पे बार बार आते ही रहेगा। फिर नासु चिल्लाने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा कहता है कि मैं इसको जितनी बार भी मार दूं ये यहाँ पे वापस आते ही रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा इमोशन है, तुम अपने पहले इमोशन को सही करो और ये डीमन यहाँ तल से ऐसे ही गायब हो जाएगा। फिर नासु कहते हैं, अब बताओ अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे जिनाया बताता है कि तुम मेरे से ये कहो कि मैं इस डीमन को मार दूं। और फिर वहाँ पे नासु फिर सोचने लगती है, उसको लगता था कि मेरे डैड ना मेरे से प्यार नहीं करते क्योंकि वो लोगों की बात सुनते रहते हैं। और फिर वो कहता है ये इमोशन मेरा ही डीमन है। और फिर वहाँ पे फिर कहता है क्या मुझे मरने की जरूरत है। और फिर जैनजी आके बोलता है, क्या तुम पागल हो गए, क्या तुम नहीं मरोगे और ये डीमन मरेगा, और तुम्हारे डैड ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, समझ आया ना, तो उससे इतना प्यार करते हो। बस बॉस की यही दिक्कत है कि वो अपने भावनाओं को ना सही से नहीं दिखा पाता है और इसी कारण ना तुम उसके बारे में गलत गलत सोचते रहती हो और लोगों का तो काम है झूठ सच बोलना, इसे ना तुम ध्यान मत दिया करो। बस ना दिल खोल के ना अपने डैड से बात करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। जब आप दिल खोल के बात करोगे तब ना वहाँ पे आपके डैड भी दिल खोल के बात करते रहेंगे परिवार की तरह। और वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ पे नासु को हिम्मत मिल जाती है और फिर वहाँ वो कहती है इस डीमन को मार दो। और फिर जिनाया ये सुनती कहता है बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर वहाँ पे फिर जिंटा फिर अपना तलवार निकाल लेता है और फिर उसको बीच से ही स्लैश कर देता है और फिर वहाँ पे वो डीमन खत्म हो जाता है। और फिर वहाँ पे नासु कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर वो अपनी चैन की नींद सोने के लिए चल जाती है। लेकिन बाहर फिर जिंटा कहता है अभी भी ये डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये वापस से रीजनरेट हो रहा है। देखने के बाद जिंटा कहता है कि इस जगह पे एक और औरत थी जहाँ पे यहाँ पे डीमन बनने की यहाँ पे काबिलियत थी। डीमन नासु की वजह से नहीं ये कहता है कि मेरी बेटी को लौटा दो, यहाँ पे कोई और भी आएगा जहाँ पे इस बेटी का रहना जरूरी है। वो डीमन पूरी तरह रीजनरेट होने के बाद फिर उस बार यही बात कहता है मेरी बेटी को लौटा दो। उसके बाद जिंटा कहता है ये उस बच्चे के बारे में बात कर रहेगा जो जुजू सामा की बीवी ने उसको पैदा किया था, वो है सुजुमे। केवल यहाँ पे नासु की भावनाओं से भी नहीं बनाएगा, ये यहाँ पे जिंटा की माँ के मरी हुई भावनाओं से भी बनाएगा ये डीमन। इस बार एहसास होता है जिंटा को और वहाँ पे वो डीमन टूट के गिरने लगता है और फिर यहाँ पे जिंटा को समझ आ जाता है। जिंटा कहता है हर किसी को ना वर्तमान में जीना चाहिए, अपने भूतकाल को भूल जाना चाहिए, प्लीज मॉम आप आराम कीजिए। और ये कहने के बाद फिर उसके बाद जिंटा उस डीमन को मार देता है, कहते उस डीमन को मार देता है। और ये मारने के बाद हम लोग को पता लगाएगा कि वो कहीं ना कहीं ये जिंटा की मम्मी थी। फिर जिंटा का जाने का दिन आ जाता है और फिर यहाँ पे फिर जैनजी फिर उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वहाँ पे फिर नासु भी उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। बताते हैं कि मुझे ना अपने आप को बदलने में थोड़ा समय लगेगा और वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। जिंटा कहता है कि तुम ना शुक्रिया अदा मत करो कि मैं यहाँ का ना अपना पुराना कर चुका हूँ। और फिर ये कहने के बाद कहता है क्या तुमने अपना कौन सा पुराना कर चुका दिया, छोटा था ना जो मैं अपनी आंखों से देखा था ना मैं उसी को हकीकत मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था। हम जब भी इतना ज्यादा सोचते हैं लेकिन उससे भी वो बात गहरी होती है। मेरे से उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस समय वो बात को नहीं समझ पाया और मैं असल हकीकत से भाग गया। यहाँ पे उसी की भरपाई करने आया हूँ। और यहाँ पे नासु की उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे फिर अलविदा कह के फिर यहाँ पे जाने लगाएगा और फिर वहाँ पर से वो शख्स निकल के आते हैं और फिर वहाँ पे फिर जैनजी कहता है आपको भी उसको ना शुक्रिया अदा करना चाहिए था और फिर उसको आपने बाय भी नहीं कहा। और फिर वहाँ पे फिर वो कहता है ना कि मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर वो जैनजी कहता है कितना आकड़ू आदमी है, मेरे को उस पर बहुत ज्यादा यकीन था। और फिर जैनजी पूछता है आपको उस पर कितना यकीन था और आपको कैसे पता था कि हमको पूरी तरह से कर लेगा। पागलों की तरह मत बात करो क्योंकि हर पिता को अपने बेटे पे ना भरोसा होता है। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ पे जैनजी को कुछ नहीं समझ आता है। लेकिन गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़की को डैड मार देते वो यही डैड है और यही आदमी है जिनाया का डैड। बाद वो सब जाने लगते हैं। तब फिर उसके बाद नासु फिर अपने डैड से पूछता क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे को जिंटा जाने से पहले ये बता के गया कि ना कभी भी ना किसी के ना काम को अच्छी तरह से करो और फिर ना दूसरों की मदद करते रहो। और फिर ये सुनने के बाद उसके डैड खुश हो जाते हैं। फिर वो शख्स कहता है कि हमेशा ना अपने बच्चों को ना अपनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद ही अपनी ना मॉम डैड को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी तो तुमने अपनी जिंदगी स्टार्ट ही करी है और तुम मेरे को शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। और हम माता पिता को तो फर्ज होता है बच्चों की हमेशा रखवाली करने का। और फिर ये कहने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है। वहाँ पे नासु कहता है कि उसने मेरे को बताया था कि किसी के बिना कर्ज को ना लौटा देना चाहिए। और फिर वहाँ पे फिर वो कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, समझ आया ना, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अपने ना माता पिता का सारे रहमो कर्मों का ना कर्जा चुका सकते हो अपनी अच्छी जिंदगी जीने के बाद। और हम जिंटा को दिखाएंगे वो आसमान को देख के मुस्कुरा रहा होता है और फिर कहता है वाह क्या जिंदगी है ये। तो वैसे आप लोगों को क्या लगता है जो शिरायुकी ने किया वो सही था या फिर जो सुजुमे ने किया वो सही था? आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। लेकिन ये बताने से पहले ये सोच लेना कि वहाँ पे सुजुमे ने जो किया वो अपने भाई के लिए किया, लेकिन शिरायुकी ने जो भी किया वो अपने गाँव के लिए किया। कहानी की शुरुआत 1853 से होती है।
फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर एक ऊफो नाम की लड़की किसी के लिए खाने लेके जा रही होती है कांपते हुए, और फिर यहाँ पे फिर हमारा मेन कैरेक्टर जिंटा आराम से बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पे फिर ऊफो उसके लिए खाना लेके आती है कांपते हुए। लड़की कुछ बोलती है वहाँ पे, फिर उसके बाद उसके डैड आ जाते हैं और फिर उसके डैड कहते हैं कि हमारे ये जो इलाका है ना, हमारे इलाके में ना एक सीरियल किलर घूम रहा है, वो ना ज्यादातर लड़कियों पे ना कुछ ज्यादा बुरी तरह से हमला करता है, क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। और ये सुनने के बाद फिर उसका जिंटा कहता है क्या एक सीरियल किलर बेटी की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है, क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और फिर वो फिर पूछता है तुम हमारे इतने खतरनाक गाँव में क्यों आए हो। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर इसका जिंटा कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ पे फिर उसके बाद वो कहता है तुम हमारे इतने डेंजर से विलेज में क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा फिर कुछ बोलता है, फिर उसके बाद ऊफो कहते हैं कि आप उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद वो शख्स वहाँ पे फिर शांत नहीं होता है और फिर वो बोले जा रहा था। उसके बाद वो अंकल पूछते हैं तुम्हें हमारे दुकान का खाना कैसे लगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसको जिंटा कहता है इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है, बेस्ट आएगा खाने लायक के लिए। उसके बाद वो शख्स कहते हैं तुम्हारे बोलने का तरीका कुछ ज्यादा ही कठोर है। उसके बाद वो वहाँ से समझ जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है इसलिए तुम मेरे से ऐसे जवाब दे रहे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा कुछ भी नहीं बोलता है और फिर अपना खाना खाने के बाद वो फिर उठ जाता है, वो अपना बिल पे कर देता है और फिर वो जाने लगेगा। तभी फिर वहाँ पे फिर ऊफो के डैड उसे पूछते हैं आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे पैसे तुम क्या काम करते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा फिर उसको रिवील करता है, जिंटा बता देता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ। और फिर ये सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें डीमंस पे यकीन है। और फिर ये कहने के बाद फिर जिंटा फिर जाने लगा है। तो वहाँ फिर ऊफो के डैड कहता है कि मुझे तो लगाएगा ये तो एक सीरियल किलर का काम नहीं हो सकेगा, मुझे तो लगाएगा कोई ना कोई डीमन होगा इसलिए वो इंसानों को मारे जा रहेगा। और फिर यहाँ पे जिंटा सुनने के बाद कहता है कि मुझे भी लगेगा यहाँ पे कोई डीमन का ही काम होगा। और फिर वहाँ पे फिर ऊफो के डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगेगा ये किसका काम होगा। फिर उसके बाद ऊफो आ जाती है और कहते हैं मुझे भी लगेगा ये सीरियल किलर का ही काम होगा, मुझे तो नहीं लगेगा कि कोई डीमन हो सकता है हमारे विलेज में, हो भी सकता है डीमन। वैसे सर आप अपना ध्यान रखिएगा ठीक है ना सर। कहता है कि मैं अभी कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो, तुम्हें तो अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर ऊफो कहते हैं मुझे तो आपके अंदर कोई ना कोई बच्चा दिखाई देता है। और फिर आगे बाद फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जिंटा उस ब्रिज पे रह के उस डीमन का इंतजार कर रहा होता है और फिर कहता है वो डीमन जरूर इस ब्रिज पे तो जरूर आएगा। काफी देर गुजर जाता है वहाँ पे कोई भी नहीं आता है और फिर जिंटा को लगता है अब तो कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो जाने लगता है तभी फिर वो जाते वक्त उसको फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है और फिर जिंटा फिर भागते हुए फिर उसके पास जाता है। फिर जिंटा आके देखता है यहाँ पे कुछ 2-3 लोग मरे हुए थे और फिर उनको देखता है और फिर कहता है यहाँ पे तो सारे लोग मर्द मरे हुए हैं, मुझे तो किसी लड़के की आवाज आई थी चिल्लाने की। और फिर वो देखता है यहाँ पे वो लड़की जरूर होगी। तभी फिर वहाँ पे फिर उस पे कोई एक अटैक कर देता है और फिर वहाँ पे फिर जिंटा समझ जाता है यहाँ पे कोई ना कोई डीमन आएगा, मुझे अब इसको मारना ही पड़ेगा। उसके बाद वो फिर उस पे अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पे जिंटा फिर अपनी तलवार निकाल के फिर उसके अटैक को रोक लेता है। वहाँ पे उसको कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी फिर अचानक से फिर उसके पीछे हमला हो जाता है और फिर वहाँ पे फिर जिंटा समझ जाता है कि ये कोई डीमन है जिसकी पावर इनविजिबल होने की है, वो मेरे पे ऐसे ही अटैक कर रहा है। समझने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे जिंटा भी फिर उसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो डीमन भी फिर उसकी ओर भागते हुए आता है। लेकिन वहाँ पे जिंटा फिर अपने पावर की मदद से फिर उसका तलवार तोड़ देता है और फिर उसके गर्दन में पकड़ लेता है और फिर कहता है तुम कौन हो और तुम इन सभी लोग को क्यों मार रहे हो। तो वहाँ पे जिंटा को ज्यादा ही जख्मी कर देता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद जिंटा फिर उससे उसका नाम पूछता है और वो डीमन अपना नाम मूस के बताता है। कहते फिर उसके बाद जिंटा फिर उसको मारने के लिए चल जाता है और फिर वो कहता है मुझे मत मारो मुझे मत मारो, मुझे तो लगा कि तुम एक सीरियल किलर हो जो सभी लोग को मार रहेगा इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहे। और फिर जिंटा कहता है क्या तुम सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो, मुझे तो लगा तुम्हें सीरियल किलर हो। और वो कहता है नहीं मैं तो सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं तो बस इस विलेज के लोग को बचाना चाहता हूँ। गाँव लोग का कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना एक डीमन कोई हमला कर रहा है, मुझे लगा ना कि तुम एक डीमन हो और तुम्हारे अंदर डीमन की गंध भी आती है इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया। और फिर जिंटा कहता है कि तुम एक सच सच बताओ क्या तुम सीरियल किलर नहीं हो। और फिर वो कहता है नहीं मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। जिंटा फिर उससे पूछता है आखिरकार तुम उस सीरियल किलर को क्यों मारना चाहते हो। और फिर वहाँ पे फिर उसका मूस के कहता है आखिरकार हम एक अच्छे से घर में जाके आराम से बात करें। और वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसको जिंटा फिर अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेता है और फिर वहाँ पे वो दोनों फिर एक साथ फिर यहीं पे चल जाते हैं। फिर जिंटा आने के बाद देखता है कि वो दोनों फिर एक घर में आ चुके हैं और वो दोनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे हैं। हमें जानने को मिलता है ये जो मुस्का है ये ना इंसानों के बीच ना आराम से डीमन बन के ना रह रहेगा और इसको कोई भी पता नहीं लगता है कि ये एक डीमन है या फिर इंसान, और ये बहुत शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहेगा। फिर उसका मुस्के आता है और फिर उसको एक शराब पीने के लिए देता है, विश्वास दिलाने लगता है कि इसके अंदर कोई जहर नहीं है, तुम आराम से इसको पीलते हो। और वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इसको पीलता हूँ। और फिर वो फिर अपना नाम बताता है मेरा नाम मुस्के और मैं ना हजारों साल से ना इंसानों के बीच रह रहूंगा और मुझे ना इंसानों के साथ रह के ना कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है इंसानों से, और मैं ना एक अच्छा डीमन हूँ, मैं ना हमेशा इंसानों की मदद करता हूँ। वो बताता है कि मेरी पावर ना, उसके बाद वो बताता है कि मेरी पावर ना इनविजिबल होने की। और फिर ये सुनने के बाद जिंटा कहता है क्या तुम एक सुपीरियर डीमन हो। और फिर वो कहता है शायद हाँ। फिर यहाँ पे जिंटा कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम वो सीरियल किलर नहीं। और फिर यहाँ पे फिर मुस्क कहता है तुम्हें बहुत शुक्रिया अदा, तुमने मेरी बातों को यकीन किया। और फिर उसको चुप के फिर शुक्रिया अदा करता है। और फिर जिंटा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम पे एक टेस्ट ले रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पे जिंटा उसे पूछता है तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं एक सीरियल किलर हूँ या फिर नहीं, तुम पे मेरे बातों पे भरोसा कैसे कर लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो कहता है मुझे
तुम्हारी बातों पे भरोसा हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लिया। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद जिंटा कहता है कि मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा हो गया। और फिर वहाँ पे फिर मुस्के कहता है कि मेरी बीवी का नाम नात्सू था, वो ना मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी और उसको पता था कि मैं एक डीमन हूँ, तभी वो मेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। हम दोनों अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन 10 दिन पहले उसका किसी ने ना बलात्कार करके उसको नदी में फेंक दिया और उसको ना किडनैप भी कर लिया था। और फिर ये बात मुझे पता चलती मैं उस सीरियल किलर को अभी तक ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे उस सीरियल किलर के बारे में आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता दीजिए। और फिर यहाँ पे फिर जिंटा कहता है मुझे उस सीरियल किलर के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। और फिर वो रोने लगता है और फिर कहता है मेरी बीवी की क्या गलती थी और मेरी क्या गलती थी, उसके साथ इतना बुरा क्यों। और फिर वहाँ पे जिंटा कहता है तुम रो मत, मैं उसको जरूर ढूंढ के मारूंगा। और फिर वहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। और फिर वहाँ पे फिर जिंटा कहता है मैं उस डीमन को जरूर मारूंगा तुम्हारे के लिए। ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा। हाथ में तलवार है, श्राइन में आता है।